हाय गाइस, आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्र राज्य संबंध के बारे में। इससे पहला जो वीडियो आया था केंद्र राज्य संबंध के बारे में, उसमें हम लोग पढ़े थे विधायी संबंध के बारे में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 256 से 263 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 तक केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 256 के तहत प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसे संसद द्वारा निर्णित विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे। अनुच्छेद 256 के कहने का मतलब ये है कि राज्य का जो विधानमंडल होता है उसी प्रकार से कार्य करेगा जैसे भारतीय संसद द्वारा निर्मित कोई विधि की अवहेलना न हो। ठीक, तो वह एक डेडिकेटेड मैनर में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 256 के तहत प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा जिसे संसद द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे। अनुच्छेद 257 के तहत संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखती है। जैसे वित्तीय संबंध के मामले में नियंत्रण रखती है, प्रशासनिक है, कानूनी है, तो इनका उल्लेख किया गया है। फिर हम अनुच्छेद 258 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 258 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से, यानी कि किसी राज्य की सहमति लेकर के उस सरकार को या उसके अधिकारियों को, यानी कि उस सरकार में जो अधिकारी हैं राज्य सरकार में, को किसी विषय से संबंधित कृत्य, मतलब कोई विषय दे दे उस पर जो कार्य करना हो कृत्य पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। ठीक है। अनुच्छेद 262 के अनुसार देखते हैं संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यिक नदी, ठीक, ये नदी इधर होगा, ठीक। अनुच्छेद 262 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यिक नदी या नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णयन के लिए उपबंध कर सकेगा। जैसे हम लोग कावेरी नदी जल विवाद देखते हैं, कृष्णा नदी जल विवाद देखते हैं, नर्मदा नदी जल विवाद देखते हैं। तो ये जो नदियों का जो जल से बंटवारे से संबंधित जो विवाद हैं उन विवाद के निपटारे के द्वारा विधि बनाई जा सकती है। अनुच्छेद 263 के अनुसार राज्यों के बीच विवादों की जांच करने और उन पर सलाह देने तथा कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों का अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने हेतु राष्ट्रपति आदेश द्वारा अंतर्राज्य परिषद की स्थापना करेगा। तो अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की जाती है। अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की जाती है राष्ट्रपति के आदेश पर राज्यों के बीच किसी प्रकार के विवाद का निपटारे हेतु, ठीक। और कि कोई राज्य हो या केंद्र सरकार हो या राज्यों के मध्य हो, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के मध्य हो, दो राज्य या केंद्र सरकार के मध्य हो, ठीक ना। तो इन मामलों में अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्य परिषद का स्थापना की जाती है। और यह स्थापना किसके आदेश पर की जाती है? तो राष्ट्रपति के आदेश पर की जाती है। अगला देखेंगे इसमें वित्तीय संबंध के बारे में। फिर हम देखते हैं संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 से लेकर के 281 के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संबंधों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 268 से लेकर के 281 तक वित्तीय संबंधों का प्रावधान है भाग 12 के अंतर्गत। फिर हम इसमें अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार में, स्टेट में अगर कोई कर आरोपित होता है तो विधि के अनुसार ही आरोपित होगा और उससे जो कर संग्रहित किया जाएगा वह भी विधि के अंतर्गत ही रह करके किया जाएगा। अनुच्छेद 265 के अनुसार
फिर हम इसमें देखते हैं अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का उल्लेख किया गया है। तो संचित निधि, राज्यों की संचित निधियों और साथ साथ लोक लेखा का उल्लेख किया गया किसमें, अनुच्छेद 266 में। फिर इसमें देखते हैं 267 के तहत संसद भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकेगा। संसद भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकेगा। आकस्मिक निधि वह होता है जैसे बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, ठीक ना, भूस्खलन हो जाए, तो कोई आपदा आने जैसे सुनामी चक्रवात आ जाए, तो ऐसी स्थिति में अगर उनके हेल्प के लिए, उनके सहायता के लिए धन निकाला जाता है, तो उससे वैसे जो धन होते हैं वह अधिकांशतः आते हैं आकस्मिक निधि से। तो जो आकस्मिक निधि स्थापित की जाती है संसद के द्वारा केंद्र स्तर पर, अनुच्छेद 267 के अनुसार की जाती है। फिर उसमें देखते हैं अनुच्छेद 267(2) के तहत राज्य विधानमंडल विधि द्वारा राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकेगा। तो सेम से वही प्रोसेस है, राज्य पर भी वही किया जाता है अनुच्छेद 267(2) के तहत। फिर उसमें देखते हैं अनुच्छेद 275 के तहत कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की व्यवस्था की गई है। यानी कि 275 के अनुसार, अनुच्छेद 275 के अनुसार संघ कुछ राज्यों को अनुदान देती है, मतलब उनकी हेल्प के लिए, उनकी सहायता के लिए। फिर हम देखते हैं संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम 2016 से अंतः स्थापित नए अनुच्छेद 279 का, अनुच्छेद 279 क के तहत माल और सेवा कर परिषद संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 279 क तहत पूछता है कि 101वां संविधान संशोधन जब अधिनियम 2016 पारित हुआ, जब पास हुआ, तो उसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संविधान में अंतः स्थापित किया गया और उस अनुच्छेद के अनुसार किस एक परिषद की गठन की गई थी। तो माल और सेवा कर परिषद का गठन हुआ था अनुच्छेद 279 क के अनुसार, 101वां संविधान संशोधन 2016 के अनुसार। अनुच्छेद 275 के तहत अनुदान की व्यवस्था की गई है कुछ राज्यों के लिए। फिर हम इसमें देखते हैं अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्ववत समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा। तो अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। जब संविधान लागू हुआ था तो उसके लागू होने के 2 वर्ष के अंतर्गत एक वित्त आयोग का गठन करना था, पहला वित्त आयोग। उसके बाद से प्रत्येक 5वें वर्ष के अंदर या 5 वर्ष के बाद जब आवश्यक समझता है राष्ट्रपति, तब एक वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक, इस टाइम 15वां वित्त आयोग कार्य कर रहा है, ठीक ना, जिसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। ठीक, हम देखते हैं अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। ठीक ना, तो अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिश की जाती है उन सिफारिशों को राज्यसभा और लोकसभा में रखवाता है, उस पर विचार विमर्श की जाती है, जो उचित लगता है उस पर निर्णय ली जाती है, जो अनुचित लगता है उन्हें छोड़ दिया जाता है। फिर हम देखते हैं समितियां जो केंद्र राज्य संबंधों पर गठित की गई थी, केंद्र संबंधों से संबंधित जो समितियां गठित की गई थी उन समितियों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम उसमें देखते हैं केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। जून 1983 में RS सरकारिया की अध्यक्षता में गठित किया गया था। कब? जून 1983 में। इसके 2 और सदस्य भी थे, B शिवरामन और SR सेन। ठीक, ये अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1988 में। फिर हम इसमें अगला देखते हैं केंद्र संबंधों से संबंधित अन्य समितियां आयोग में राज्य मन्नार समिति 1969 तथा पुंछी आयोग 2007 शामिल है। ठीक, ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिए, आराम से समझ में आने लगेगा। ठीक, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो जितने PCS एग्ज़ाम होते हैं उसमें, UPSC का एग्ज़ाम होता है उसमें साथ साथ जैसे UPSI UPPS SSGD में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अनुच्छेद वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंतर्राज्य परिषद संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केंद्र संबंध में प्रशासनिक, वित्तीय और विधायी संबंध के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको आप बहुत इजीली कर सकते हैं इसको देखने के बाद। ठीक, तो ये वीडियो हम लोग स्टॉप करते हैं। ठीक,
धन्यवाद।